Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the 6th lecture of Geometrical Optics. बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और उसके बाद हम लोग शुरुआत कर देंगे लेंस की. ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग किन केसेस से डील करेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस से, है ना. जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है ना. यहाँ पर एक तरफ एयर है, एक तरफ वाटर है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर, है ना. जैसे कि बाहर जो इंसान है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये जो गोल्ड फिश है इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है इस तरीके से बनती है ना. स्फेरिकल सरफेस वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती है. तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं सारे केसेस से डील करेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, व्हेन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया आर सेपरेटेड बाय अ स्फेरिकल सरफेस, जैसा कि यहाँ पर ए बी जो है वो स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, तब क्या होता है, लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू द मीडियम ऑन द अदर साइड. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है. अगर हम लोग किसी रे को लेट अस से कि मैं ओडी रे को देख रहा हूँ, तो ये जो ओडी रे है वो क्या करेगी, अब वो रिफ्रैक्ट होकर के अगले मीडियम में एंटर करेगी, है ना. सपोज टू ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस mu1 एंड mu2, है ना, ये mu1 और mu2 दे रखे हैं, आर सेपरेटेड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ए बी. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो स्फेरिकल सरफेस है ना उसका सेंटर यहाँ पर गिवन है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं. तो यहाँ पर दो रेज को लिया गया है. एक रे जो बिल्कुल कैसी चली गई, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हुआ इसका, है ना, जो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं कि सी से क्रॉस करके जाएगी, है ना. तो ऐसी रे जो है वो अनडिविएटेड जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है, जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जीरो होना पड़ेगा. अब हमने एक और रे चुनी, ये जो डी पॉइंट है ना, ये एक्चुअली पी पॉइंट के बहुत पास है, क्योंकि हम लोग इस बार भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैरेक्शियल रेज को चुन रहे हैं. तो जो डी पॉइंट है वो पी पॉइंट के बहुत पास है, बस क्लैरिटी के लिए यहाँ पर थोड़ा दूर दिखाया गया है. मतलब आपको क्या मानना है कि ये जो अल्फा एंगल है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है. तो यहाँ पर जो ओडी है ना, ये जो ओडी रे को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे को ये देखना होगा कि यहाँ पर नॉर्मल कैसा है इस पॉइंट पर. तो उसके लिए क्या करेंगे, सी डी को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे. तो ये जो सी डी ई लाइन है ना, ये बेसिकली नॉर्मल है एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो म्यू1 है ना, जो पहला मीडियम है वो एक्चुअली रेयरर है, और जो म्यू2 है ना, जो सेकंड मीडियम है वो एक्चुअली डेंसर है. तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट जो है वो किधर बेंड कर रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है ना, वरना वो जाना तो सीधा ऐसे जा रही थी. अगर यहाँ पर मीडियम सेम रहता, सेकंड मीडियम भी सेम रहता, तो ये लाइट रे तो सीधी ऐसे चली जाती. लेकिन क्या हो रहा है, अभी टूवर्ड्स द नॉर्मल आप देख पा रहे हैं कि बेंड कर गई, है ना. तो यहाँ पर ये जो आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी दो रेज को अगर चुनेंगे तो उनके हिसाब से भी इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है. तो एक रे तो अनडिविएटेड चली गई और एक रे ओडी पे स्ट्राइक करके, है ना, यहाँ पर बेंड कर गई. तो जहां पर भी ये दोनों मीट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो बच्चों इस पर्टिकुलर रे को अगर देखें, ओ ए रे को, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन कितने एंगल से मुड़ गई, हम लोग जानते हैं कि जितने एंगल से ये मुड़ी है उस एंगल को क्या कहेंगे, डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन. इसके अलावा बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, है ना. द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स, है ना. वहां पर जैसा हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया था ना, उसके क्वाइट सिमिलर है यहाँ पर. द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, है ना. जनरली हम लोग एक्स एक्सिस किसे चुनते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस. The positive direction of the axis is generally chosen along the direction of the incident rays, है ना, जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में भी पढ़ा था. The point of intersection of the spherical surface with the axis is taken as the origin, है ना. जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे. ठीक है, इसके अलावा the quantities u, v and r denote the x coordinates of the object, the image and the center of curvature respectively, as it is जैसा कि मिरर में होता है. Any of these quantities is positive if the corresponding point lies on the
पॉजिटिव साइड ऑफ द ओरिजिन, है ना, जैसा सेम टू सेम वहां पर था, एंड इज नेगेटिव इफ इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, सिमिलरली फॉर द लेंथ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं बिटवीन वी, यू एंड आर, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने मिरर के केस में निकाला था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी चाहते हैं कि अगर हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, है ना, उसके अलावा ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता हो और साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो हम लोग इमेज को प्लॉट कर सके, है ना, इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट कर सके। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रायंगल ODC को, है ना, तो इस ट्रायंगल ODC को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो अल्फा है और बीटा है वो दोनों कैसे हैं, स्मॉल एंगल है, क्योंकि मैंने डी को कहाँ पर माना है, पी के बहुत बहुत पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना आई, वो आई एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के, है ना। इसके अलावा हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो अभी तक तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। इसके अलावा एक और इक्वेशन हम लोग हासिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो रिजल्ट आया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज की स्मॉल एंगल्स हैं तो साइन आई की वैल्यू आई हो जाएगी और साइन आर की वैल्यू आर हो जाएगी। तो वी कैन राइट μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, μ2 इंटू आर। तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई और आर को अगर एलिमिनेट करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, μ1 इंटू आई के बदले लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट हैज टू बी इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाइड बाय, और आर के बदले क्या लिख देंगे, बीटा माइनस गामा, है ना। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा इनकी वैल्यू क्या भरे, आइए सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कैसे एंगल्स है, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ अल्फा, है ना, tan ऑफ अल्फा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, और वो किसके बराबर आ जाएगा, तो tan अल्फा जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि किसके बराबर आ जाएगा, dp अपॉन OP के बराबर, है ना। और इसी तरीके से tan बीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू dp अपॉन pc, और इसी तरीके से गामा लगभग कितना आ जाएगा, गामा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू dp अपॉन ip, है ना। तो ये हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग OP को क्या लिख सकते हैं, आइए सोचते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है वो टुवर्ड्स राइट जा रही है, इसका मतलब जो P पॉइंट है ये ओरिजिन है, और इसके राइट वाले जो चीजें हैं ना, जो राइट वाले कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव है और जो लेफ्ट वाले हैं वो नेगेटिव है। तो हम लोग OP को क्या कह सकते हैं, OP जो है ये लेंथ है जो पॉजिटिव होगा, तो OP लेंथ है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज -u, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होने वाला है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। इसी तरीके से PC जो है ना, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, वो ओरिजिन के राइट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर PC को हम लोग लिख सकते हैं प्लस R के बराबर, और इसी तरीके से IP को क्या लिख सकते हैं, प्लस V के बराबर, क्योंकि इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इमेज है वो राइट साइड में फॉर्म हो रही है ना, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों इनका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, μ1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन -u, प्लस बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन r, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बीटा के बदले अगेन हम लोग लिख सकते हैं dp अपॉन r, माइनस गामा के बदले लिख देंगे dp अपॉन ip, है ना, और ip जो है वो v है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि dp जो है वो हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया, μ1 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन u
इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर, और इधर क्या आ जाएगा माइनस म्यू टू अपॉन वी। तो यहां से देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, और वो क्या है, म्यू टू अपॉन वी, है ना, इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले गया मैं, माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, है ना। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे को हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी भी डिराइव करी ना, उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। तो सवाल है, लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। द पॉइंट C डिनोट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेपरेटिंग सरफेस। तो यहां पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है ना, जो कि लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो ये स्फेरिकल सरफेस है ना, उसके राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर है, वो इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हम लोग इस पॉइंट P को, है ना, ओरिजिन घोषित कर देंगे, और इसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से रेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो अगर मैं P पॉइंट को ओरिजिन कह रहा हूँ तो राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम लोग R को क्या लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं प्लस 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा बच्चों एक और चीज का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला डिराइव करा था, है ना, इसमें म्यू टू कौन सा मीडियम था, मतलब किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये था मीडियम नंबर 2 का। मीडियम नंबर 2 का मतलब हो गया कि जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही है ना, तो जिसमें, है ना, जिसमें लाइट एंटर कर रही है वो हो जाएगा मीडियम नंबर 2, और म्यू वन किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, मीडियम नंबर 1 का। मतलब जिस से, है ना, जिस मीडियम से लाइट जो है वो निकल करके दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम से लाइट निकल रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन कहेंगे, और जिसमें लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू टू कहेंगे। तो अब देखिए बच्चों, किस मीडियम से लाइट निकल रही है, तो मीडियम जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो म्यू वन की वैल्यू 1 है। और इसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट रे जा रही है किसमें, सेकेंड मीडियम में, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो म्यू टू हो जाएगा 1.5। तो हमारे पास U आ गया, R आ गया, म्यू वन आ गया और म्यू टू आ गया। तो स्ट्रेट अवे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर पुट करने पर हमारे पास V कितना आ जाता है, तो म्यू टू है 1.5 मतलब 3/2, 3/2V माइनस म्यू वन कितना है 1, तो 1 अपॉन U है माइनस 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2, और R की वैल्यू है 30, है ना। तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2V, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1/60 माइनस 1/15, है ना। मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4, है ना, मतलब कि माइनस 3/60 आ गया। तो यहां से हमारे पास फर्दर देखिए क्या आ जाएगा, 3/2V इज इक्वल टू माइनस 3/60, तो माइनस 3 और इसका 3, है ना, 3 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 30। तो हमारे पास V की वैल्यू देखिए आ जा रही है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज की लोकेशन अगर नेगेटिव आ रही है ना, इस केस में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इमेज जो है वो P पॉइंट के लेफ्ट में बन रही है ना। तो चलिए सोचते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए बच्चों, इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए ना, इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, वो जो P पॉइंट था, है ना, उसके लेफ्ट में बन रही है, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में। तो इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में बन रही है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट से मैंने 2 रेज ली, है ना, एक को तो मैंने बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ निशाना करके भेजा, तो वो तो बिल्कुल सीधी चली गई ना, अनडिविएटेड। एक रे को मैंने यहाँ पर भेजा तो वो क्या कर गई, वो रिफ्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी बेंड तो हुई, है ना। लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो 2 रेज मैंने निकाली है इस O ऑब्जेक्ट से, आउट ऑफ द इनफाइनाइट रेज मैं 2 रेज को देख रहा हूँ, तो ये दोनों रेज जो है वो मीट कभी भी नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंसान यहाँ से देखेगा तो ऐसा जरूर लग रहा है कि ये दोनों रेज कहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर है ये बात।
तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि हमारे पास एक OQ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना। इसकी कुछ एक पर्टिकुलर हाइट होगी, है ना, और इसको परपेंडिकुलर टू दिस OPC, है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर इसे रखा गया है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, और साथ ही साथ लेटरल मैग्निफिकेशन भी देखेंगे, है ना। मैग्निफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस तो रहेगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि O और Q, है ना, इन दोनों का ही जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनकी वजह से जो इमेज बनेगी उनका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो जैसे अगर मैं ये निकाल लूं कि O की, है ना, O की जो इमेज बनेगी O डैश, वो कहाँ पर बनेगी, तो वो तो अभी हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r से, है ना। तो O की इमेज कहाँ पर बनेगी, वो हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि वो O डैश पर बनेगी। और मैंने एक और रे ले ली जो Q से बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, तो वो अनडिविएटेड जाएगी। तो हमारे को ये पता है कि Q की जो इमेज Q डैश बनेगी उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होना चाहिए जो O डैश का होना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस लाइन पर Q डैश को लोकेट किया और O डैश Q डैश हमारी इमेज हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से इमेज बन रही है ना। राइट साइड में अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज सचमुच में यहाँ पर मीट कर रही है और रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से रियल इमेज बन रही है। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे इमेज बनी है, मतलब कि इस बार जो इमेज है इट इज इनवर्टेड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेटरल मैग्निफिकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा इस बार। द लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज स्मॉल m इज इक्वल टू h2/h1, जहां पर h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी को और बेटर तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, h1 को हम लोग क्या मानेंगे, h1 को मानेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ q, है ना। तो जो q पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो h1 आप समझ सकते हैं, और h2 क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ q डैश, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ q डैश अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो चलिए बच्चों, मैग्निफिकेशन को डिराइव करते हैं। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ट्राइंगल हमारे को दिख रहे हैं, ट्राइंगल OQC जो कि किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल O डैश Q डैश C इसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से सेम हो जाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया, इस वजह से सेम है। तो दो एंगल अगर दो ट्राइंगल के बराबर हैं तो ऑब्वियस है कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से कि OQ अपॉन O डैश Q डैश हैज टू बी इक्वल टू OC अपॉन CO डैश, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और यहाँ पर OQ लेंथ है, O डैश Q डैश लेंथ है, OC लेंथ है और CO डैश लेंथ है ना। तो अब हमें ये सोचना है कि हम लोग OQ को क्या भर सकते हैं, OC को क्या भर सकते हैं और बाकी दोनों को भी क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रे है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट से राइट रे जा रही है। तो इसका मतलब P को मैं अगर ओरिजिन कह रहा हूँ, है ना, P को अगर मैं ओरिजिन कह रहा हूँ तो इसके राइट वाले कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो जाएंगे और जो लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो OP है ना, OP को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OP जो है इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं -u, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट में लाई कर रहा है, राइट। तो OP लेंथ जो है वो हो जाएगी -u, और इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो PC लेंथ है ना, PC लेंथ को हम लोग कितना कह सकते हैं, ये हो जाएगा r के बराबर, क्योंकि राइट साइड में जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से हम लोग एक और बात कह सकते हैं यहाँ पर कि जो O डैश है ना, O डैश से P की जो दूरी होगी उसको मैं +v कह सकता हूँ। क्लियर है ये बातें। तो अब देखिए OQ हमारे पास क्या हो जाएगा, OQ को हम लोग कह देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
डिवाइडेड बाय ओ डैश क्यू डैश क्या हो जाएगा, ओ डैश क्यू डैश की जो लेंथ है इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ एच आई, क्योंकि एच आई जो है ना, वो बेसिकली नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि एच आई क्या है, वो है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू डैश जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो ओ डैश क्यू डैश जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एच आई, क्योंकि मुझे लेंथ ओ डैश क्यू डैश चाहिए। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी ओ डैश। अब ओ सी कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं ओ और सी के बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस यू, मतलब मैंने आर में माइनस यू डिस्टेंस को ऐड कर दिया है, डिवाइडेड बाय सी ओ डैश कितना हो जाएगा। तो आप देखिए सी ओ डैश की जो वैल्यू है वो बेसिकली हो जाएगी v में से अगर मैं r को घटा दूं। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है एच आई अपॉन एच ओ, है ना। तो एच आई अपॉन एच ओ देखिए ये कितना जा रहा है, ये आ जा रहा है आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल एक रिजल्ट आया है। पर अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर v है ना, यहाँ पर हमारे पास आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू आया है। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, वो है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा यू वी, तो ये आ जाएगा म्यू टू इंटू यू माइनस म्यू वन इंटू वी, है ना, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो यहां से देखिए मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू देखिए मेरे पास आ जाएगी म्यू टू माइनस म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय यू वी होल डिवाइडेड बाय म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी के बराबर। तो देखिए बच्चों अब बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू को उठा करके यहां भी भर सकते हैं और फिर यहां भी भर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इससे m की वैल्यू। तो देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पर r माइनस वी की वैल्यू निकालते हैं ना। अगर मुझे r माइनस वी अपॉन आर माइनस यू की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले r माइनस वी चाहिए होगा। तो r माइनस वी कितना हो जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू यू इंटू वी होल डिवाइडेड बाय म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी माइनस वी करना होगा, है ना। तो देखते हैं ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा म्यू टू इंटू यू वी माइनस म्यू वन इंटू यू वी माइनस म्यू टू इंटू यू वी और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू वन इंटू वी स्क्वायर। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे म्यू टू यू माइनस म्यू वन इंटू वी से। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू टू यू वी और यहाँ माइनस म्यू टू यू वी, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बच गया हमारे पास, आर माइनस वी की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए म्यू वन इंटू वी, है ना, ये कॉमन आ गया और क्या बच गया, वी माइनस यू और होल डिवाइडेड बाय म्यू टू इंटू यू माइनस म्यू वन इंटू वी के बराबर। इसी तरीके से बच्चों आर माइनस यू की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो आर हमारे पास कितना था, आर हमारे पास था म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू यू इंटू वी होल डिवाइडेड बाय म्यू टू यू माइनस म्यू वन इंटू वी, और इसमें से u को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू टू यू वी माइनस म्यू वन यू वी माइनस म्यू टू यू स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा म्यू वन यू वी, है ना। और इसको होल डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, म्यू टू यू माइनस म्यू वन इंटू वी से। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू वन यू वी इस बार कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बच जा रहा है, म्यू टू इंटू यू इस बार कॉमन आ रहा है और बच जा रहा है वी माइनस यू और होल डिवाइडेड बाय अगेन वही वाला टर्म म्यू टू यू माइनस म्यू वन इंटू वी। तो ये आ गई आर माइनस, ये आ गई आर माइनस यू की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर माइनस यू। तो देखिए बच्चों हमारे पास आर माइनस यू भी आ गया और आर माइनस वी भी आ गया। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन हो जाएगा आर माइनस वी डिवाइडेड बाय आर माइनस यू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू के बराबर। ठीक है, तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वो कहाँ पर है, वो 20 सेंटीमीटर दूर है इस पॉइंट P से।
उसके अलावा ऑब्जेक्ट जो है वो उस पी पॉइंट से कितना दूर है, वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मीडियम में है, एक ऐसे मीडियम में है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ से रेज बाहर निकलेंगी इनटू द मीडियम जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो चलिए पहले डेटा को हम लोग यूजेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले u को क्या लिख सकते हैं, u को हम लोग लिख सकते हैं -40 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेज है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो p के राइट वाले कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे और p के लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। साथ ही साथ रेडियस है ना, r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर। साथ ही साथ HO इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर लिख देंगे ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें पता है कि म्यू1 है ना, म्यू1 कौन सा मीडियम होता है जिससे लाइट निकलती है, तो ये हो जाएगा 1। और साथ ही साथ म्यू2 वो मीडियम होता है जिसमें लाइट रे जाती है, तो वो हो जाएगा 1.33, है ना। 1.33 क्या होता है, एक्चुअली ये 4/3 के बराबर होता है। तो चलिए अब सोचते हैं यहाँ पर कि हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया था साइज ऑफ द इमेज, है ना। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, साइज ऑफ द इमेज के लिए हमारे को चाहिए होगा सबसे पहले तो v चाहिए होगा, है ना। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। पहले तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो μ2 जो है वो है 4/3, तो 4 अपॉन 3v हो गया ये, माइनस 1 अपॉन -40 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -20, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 3v की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 3/3 इज 1/3, तो ये हो गया 1/-60 और ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा तो नेगेटिव -1 अपॉन 40, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा -2 -3, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास v कितना आ जाएगा, v हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 3 और इधर आ जाएगा -5, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 × 5 15 है ना, 3 × 5 15 होता है, 15 8 = 120, तो ये हो गया -32 सेंटीमीटर। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, m होता है HI अपॉन HO और उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी μ1v अपॉन μ2 इंटू u के बराबर। तो यहां से देखिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा HO मल्टीप्लाइड बाय μ1v अपॉन μ2 इंटू u। अब HO जो है ना, एक बार चेक कर लेते हैं HO कितना दिया हुआ था हमारे को, HO दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय μ1, है ना, μ1 कितना था, μ1 1 था, मल्टीप्लाइड बाय v हमारे पास आया था -32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय μ2 जो था वो 4/3 था और यहाँ पर जो u आया था, है ना, u जो हमारे को सवाल में दे रखा था वो कितना था, वो था -40 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास फाइनली जो HI है वो कितना आ जाएगा, वो देखिए पॉजिटिव में आएगा और कितना आ जाएगा एग्जैक्टली, तो 3 × 32 डिवाइडेड बाय 4 × 40, तो ये हो जाएगा 4 8 = 32, तो 8 5 = 40, तो ये हो गया 3/5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि HI की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0.6 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव में आ रही है ना, पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इमेज है वो कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रे डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश करी कि कहाँ पर इमेज है ना। जैसे कि अगर मैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r लगा दूं, तो मुझे ये दिख रहा था कि जो O की इमेज होगी O' वो कहाँ पर होगी, वो होगी -32 सेंटीमीटर पर, है ना। तो वो मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली दिखाने की कोशिश करी है और एक रे मैंने जो टिप है इसका, है ना, वहां से मैंने भेज दिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, तो वो तो अनडिविएटेड चला जाएगा, है ना। तो मुझे ये पता है कि जहां पर O की इमेज बन रही है उसी कोऑर्डिनेट पर, उसी x कोऑर्डिनेट पर जो ऊपर वाला टिप है उसकी भी इमेज बनेगी। तो अगर मैं इसे OA, है ना, A कह रहा हूं तो ये O' A' हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि O' A' की वैल्यू जो है, ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर से छोटी आनी भी चाहिए थी, है ना, और ये कितनी आ रही है,
ये आ रही है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर के बराबर, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। द पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ पर है और इससे दो रेज निकलती हुई दिखाई गई है। एक रे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है जो कि अनडिविएटेड चली गई, और एक रे जो है वो किसी अलग जगह पर स्ट्राइक कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डेटा है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं। u को हम लोग लिख देंगे -25 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे और इसके राइट में जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि जो रे ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। साथ ही साथ हम लोग r की वैल्यू इस बार क्या लिखेंगे, +20 सेंटीमीटर, है ना। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रे है वो मीडियम 1 दैट इज μ = 1 से निकल रही है, तो μ1 = 1 लिख देंगे और μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर भरने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूँ, 3/2v माइनस μ1 है ना, वो हो जाएगा 1/u है -25 इज इक्वल टू μ2 हमारे पास है 1.5 मतलब 3/2, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 20। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/25। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर 200, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 8, है ना। तो ये हमारे पास देखते हैं कितना आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, देखिए कितनी, v बराबर हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू आ रही है -100 सेंटीमीटर। तो बच्चों सॉल्यूशन है ना, जो आंसर आया उसको ऑब्जर्व करके हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जैसे रे यहाँ से एक गई है ना, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली जो यहाँ पर हिट करी थी, तो वो क्या हो गई होगी, यहाँ से ये मुड़ गई, और किस डायरेक्शन में मुड़ गई, ये मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे है वो मुड़ गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि अगला जो मीडियम था वो डेंसर था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन फिर भी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो रेज है ना, जो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है वो अभी भी कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है ना, मतलब कि 100 सेंटीमीटर पीछे से आ रही है। तो इसीलिए उसे वर्चुअल इमेज दिखाई देगी और वो यहाँ पर होगी, और उस वर्चुअल इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फेयर। म्यू दे रखा है ग्लास स्फेयर का 1.5 ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस एंड इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, नॉर्मली इसे व्यू किया जा रहा है। फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बबल। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने देख रखा है ऐसे सवालों को जिसमें हम लोग नॉर्मली व्यू करते थे और अपैरेंट डेप्थ भी निकालनी होती थी, है ना, जैसे बर्ड और फिश वाला केस होता था। लेकिन उस केस में क्या होता था कि जो सरफेस होता था, है ना, वो कैसा होता था, वो प्लेन सरफेस होता था। लेकिन इस बार कैसा सरफेस है, वो कर्व्ड है, वो स्फेरिकल सरफेस है। तो चलिए यहाँ पर सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग जवाब निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, इस बार इस सवाल के लिए अगर रे डायग्राम बनाए तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट P, और इसे व्यू कैसे किया जा रहा है, नॉर्मली व्यू किया जा रहा है। रेडियस हमारे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है और म्यू जो है ग्लास का वो 1.5 है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी, है ना, तो उसके लिए हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, है ना, ये कहलाएगा I। अब चूंकि बाहर का जो मीडियम है वो रेयरर है, तो इसलिए रे जो है वो कैसे बेंड करेगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इस बार ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब जो बाहर जो ऑब्जर्वर है वो इस रे और इस रे, ये जो अनडिविएटेड चली गई, इन दोनों रे को पकड़ करके देखेगा तो क्या पाएगा कि इमेज जो है वो कहीं ऊपर बन रही
है ना। तो रियल डेप्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और रे डायग्राम से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपेरेंट डेप्थ होगा वो 4 सेंटीमीटर से क्या आना चाहिए, थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को, है ना, ये जो पी पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन कह देते हैं और अपवर्ड की डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर u है ना, u क्या हो जाएगा, u यहाँ पर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर, r हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ इस बार जो रे जा रही है वो कहाँ से जा रही है, 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से जा रही है। तो μ1 बराबर हो जाएगा 1.5, मतलब कि 3/2। और कहाँ जा रही है, किस मीडियम में जा रही है, तो एयर में जा रही है। तो μ2 को हम लोग लिख देंगे इस बार 1। तो बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को v मिल सकता है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, है ना। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर μ2 कितना है, वो 1 है, तो 1 अपॉन v माइनस μ1 कितना है, 3/2 है, तो 3 अपॉन 2 और u है -4, तो यहाँ -4 लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2, है ना। 1 माइनस 1.5 इज -0.5, तो इसे मैं लिख देता हूँ -1/2 और r की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 20 और ये माइनस माइनस प्लस और इधर चला जाएगा तो माइनस, तो ये -3 अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या लेना चाहिए हमारे को, एलसीएम जो है वो हो जाएगा 80। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 माइनस और ये हो जाएगा 30, है ना। तो 24 से 80 और 8 10 से 80, तो ये 30 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, देखिए v की वैल्यू आ जाएगी -80 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 26। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -40 अपॉन 13 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ जा रही है, -3 सेंटीमीटर जैसी आ जा रही है। और -3 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ, हमने एक्चुअली क्या लिया था, p पॉइंट के ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है कि इमेज जो है वो p के नीचे ही आनी चाहिए थी। तो ये जो है ना अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है लेंसेज, और हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज। तो देखिए अ लेंस इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो जनरली वो ग्लास का या फिर प्लास्टिक का या फिर किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। द सर्फेसेस में बी बोथ कॉन्वेक्स, बोथ कॉनकेव और वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव, है ना। वेराइटी के लेंसेज होते हैं और उनको हम लोग देखेंगे अभी। When the thickness of the lens is small compared to the other dimensions like object distance, we call it a thin lens, है ना। जब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब लेंस जो है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तब हम लोग क्या कहते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा, इट विल लाई इन द कैटेगरी थिन लेंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ लेंसेज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है ना। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बेसिकली कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब ये हो गया कि अगर पैरेलल बीम आएगी तो वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। तो उसके 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, जैसे पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, है ना, दोनों सरफेस इसकी कॉन्वेक्स है। अगला एग्जाम्पल है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है लेकिन दूसरी सरफेस प्लेन है। और तीसरा एग्जाम्पल है, ये कहलाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंस, जिसमें एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है लेकिन दूसरी सरफेस कॉनकेव है। उसी तरीके से हमारे पास एक और वैरायटी है लेंस का, वो है डाइवर्जिंग, है ना। ये डाइवर्ज करवाते हैं रेज को, अगर पैरेलल रेज आएंगी तो वो डाइवर्ज कर जाएंगी, तो उनको कहते हैं कॉनकेव लेंस। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी दोनों सरफेस कैसी है, ये कॉनकेव है, इसीलिए कॉनकेव लेंस कहते हैं। उसके अलावा एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें एक सरफेस तो कॉनकेव है लेकिन दूसरी प्लेन है, तो इसका नाम पड़ गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है कॉनकेव मेनिस्कस लेंस। तो देखिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे उसमें हम लोगों ने देखा कि लेंस के पास क्या होते हैं, 2 स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं इन जनरल, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि अगर 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो इसके पास 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर भी होंगे,
है ना, दोनों सरफेस का एक एक सेंटर भी होगा, तो उनका नाम दिया जाता है C1 और C2 एंड करस्पॉन्डिंगली टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। है ना, जरूरी थोड़ी है कि दोनों का रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम रहे, तो इसीलिए एक के रेडियस को R1 कह दिए तो दूसरे के रेडियस को R2 कह दिए। द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। है ना, जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और द सेंटर P ऑफ द थिन लेंस विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल जो पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर पर ऑफ द लेंस, उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने मिरर, स्फेरिकल मिरर के केस में फोकस डिफाइन करा था, है ना, तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग फोकस के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि सपोज अ नैरो बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस नियर द ऑप्टिकल सेंटर। है ना, हम लोग यहाँ पर अगेन कैसी रेज मान रहे हैं? पैरेक्शियल रेज मान रहे हैं ना, जो ऑप्टिकल सेंटर P के बहुत पास है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे रेज आ रही है ना, तो जो ये कौन सी लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका काम क्या होता है? ये कन्वर्ज करवाती है रेज को। तो ये जिस पॉइंट पर रेज को कन्वर्ज करवा रही है उसको हम लोग कहते हैं F2। और इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है उसके पास अगर उसके ऊपर फॉल कर दी जब इस तरीके से पैरेलल बीम, तो क्या होता है? वो डाइवर्ज कर जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज जो डाइवर्ज करते हुए जा रही है, ऐसा फील होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है ना, तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? F2। तो देखिए बच्चों, एनालाइज करते हैं कि इस तरीके की बेंडिंग क्यों हुई, है ना। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो रे आ रही थी, है ना, इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, उसके लिए देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एयर से रे आ रही है ग्लास में, है ना, जो भी ये जो लेंस का मटेरियल है वो ऑब्वियस है कि एयर से ज्यादा डेंस होगा, तो रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई थोड़ी। अब जो है फिर से हम लोग दूसरे सरफेस पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किए। अब क्या होगा? रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, है ना, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ कन्वर्जेंस यहाँ पर हो रहा है ना। ये जो पैरेलल रे थी वो कैसी हो गई? कन्वर्ज करने जैसी बिहेव कर रही है। अब यहाँ पर ये जो कॉनकेव लेंस है उसके पास अगर पैरेलल बीम आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बीम आ रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग सरफेसेस पर, है ना, हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं। अब जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है कि रे जो है किस तरीके से जा रही है ना। तो ये जैसे कि सिर्फ एक रे को दिखाया गया, है ना, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था ऊपर कि ढेर सारी रेज है ना। एक जैसे कि यहाँ वाले पोर्शन के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, ऐसी ही एक रे को अगर देखें तो वो नीचे वाले पोर्शन को भी हिट कर रही थी, तो वो दोनों मिल करके यहाँ पर मीट करी। उसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस था उसमें हम लोगों ने अभी अभी डायग्राम में ये वाले पोर्शन को देखा। उसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन को भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओवरऑल, है ना, अगर कोई इंसान यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट F2 से आ रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा कि द रेज आर रिफ्रैक्टेड ट्वाइस एंड देन कम आउट ऑफ द लेंस। द इमर्जेंट रेज मे कन्वर्ज at a point F2 on the principal axis, or they may seem to diverge from a point F2 on the principal axis, है ना। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हम लोगों ने देखे, एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए देखा और एक डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखा। इन द फर्स्ट केस द लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये सारे नाम जो है ये एक ही चीज को बताते हैं कि जो लेंस है वो क्या कर रही है? पैरेलल बीम को कन्वर्ज करवा रही है। In the second case, it is called a divergent lens, diverging lens or concave lens. और इस केस में the point F2 is called the second focus of the lens, है ना। F2 का नाम क्या होता है? second focus. The distance PF2 from the optical center is called the second focal length. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं फर्स्ट फोकस F1 को। The first focus F1 is defined as a point where an object should be placed to give emergent rays parallel to the principal axis, है ना, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में हमारे को दिखाया गया है। तो सबसे पहला डायग्राम है किसका? कन्वर्जेंट लेंस का है ना। उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि सचमुच में अगर यहाँ पर एक रियल ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उनसे निकलने वाली रेज जो है वो इमर्ज जब करेंगी, है ना, इस लेंस से जब इमर्ज आउट करेंगी
तब हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है ना। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसी लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस है। तो इस केस में हमारे को जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रखना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखना होगा, है ना। तो इस तरीके से जब कन्वर्जिंग रेज आ रही होंगी तो उनको ये जो डाइवर्जिंग लेंस है वो क्या कर देगी, वो उन्हें पैरेलल बना देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, कन्वर्जिंग के लिए रियल ऑब्जेक्ट को और डाइवर्जिंग के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, सच दैट की इमर्जेंट रेज क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस f1 और द डिस्टेंस pf1 इज द फर्स्ट फोकल लेंथ। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने f1 और f2 दोनों देख लिया, लेकिन वी शैल बी लार्जली यूजिंग द सेकेंड फोकस मतलब कि f2 इन आवर डिस्कशंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग सिर्फ फोकस लिखेंगे एक लेंस के लिए तो हम लोग वी शैल मीन, है ना, हम लोगों का जो मतलब होगा वो किस फोकस से होगा, वील बी डीलिंग विद द सेकेंड फोकस। एंड व्हेन वी राइट जस्ट फोकल लेंथ वी शैल मीन सेकेंड फोकल लेंथ। तो देखिए बच्चों, एक बहुत ही मजेदार चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर लेफ्ट साइड में इस तरीके से ऑब्जेक्ट रहे तो उससे रेज जो निकल रही है उनको ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कराने की कोशिश करेगा। और लेटर से कि बी पॉइंट पर ये सारी की सारी रेज कन्वर्ज कर भी जा रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए से जो रे निकली है ना, बहुत सारी रेज जो निकली है वो बी पर जाकर के मिल रही है। अब लेकिन आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर ए से बी तक है ना किसी रे को जाना है तो वो कौन सा रास्ता चुनेगी, सबसे लीस्ट टाइम टेकिंग रास्ता चुनेगी, है ना। लेकिन यहां पर तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते चुन रही है लाइट। तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे रास्ते जो है वो सेम टाइम ले रहे हैं, है ना, और सारे के सारे रास्ते जो है वो लीस्ट टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि सारे के सारे रास्ते जो है वो देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं पर सबको टाइम सेम कैसे लग रहा है। तो आइए एनालाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सबसे छोटा रास्ता होगा। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो रास्ता है जो सबसे ऊपर इधर से जो दिखाया गया है ये जो है काफी बड़ा है एज कंपेयर टू जो पहला रास्ता मैंने दिखाया। लेटर से इस रास्ते को मैं नंबर 1 दे रहा हूँ और इसे नंबर 2 बोल रहा हूँ। तो नंबर 1 जो रास्ता है वो है तो सबसे छोटा और नंबर 2 रास्ता जो है वो 1 के कंपैरिजन में तो बड़ा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज हो रही है और वो मजेदार चीज ये है कि जो लेंस है उसकी थिकनेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मिडल में है ना, इस जगह पर है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए से बी है ना, ये रास्ता देखने में भले ही छोटा है पर उसको ये सबसे जो मुश्किल वाला पार्ट है ना, यहाँ पर उसको हम लोग जानते हैं कि लाइट को जो है जाने में सबसे ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि लेंस के अंदर क्या हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली डिस्टेंस है ना जो अभी अभी ऊपर मैंने दिखाया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑल्दो ये जो स्ट्रेट लाइन रास्ता है वो दिखने में सबसे छोटा है पर उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है किसका, लेंस का आ रहा है। और जो बाकी रास्ते हैं वो देखने में बड़े हैं पर उनमें लेंस का जो पोर्शन है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसलिए कंपनसेशन हो जाता है और इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि सारे के सारे रास्ते जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब सेम टाइम लग रहा है चाहे ए से बी इस रास्ते से जाए चाहे सीधे वाले रास्ते से जाए, है ना। और फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम यहाँ पर भी बिल्कुल ओबे होगा ही होगा। तो बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने लेंस देखा है ना उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि लेंस मान लीजिए ग्लास का बना है और बाहरी मीडियम जो है वो एयर है, जिस वजह से लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही थी या फिर ग्लास से एयर में जा रही थी तो बेंडिंग हो रही थी, है ना। तो वही यहाँ लिखा है, अ लेंस कैन प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली बिकॉज द लेंस कैन बेंड लाइट रेज बट इट कैन बेंड लाइट रेज कब, ओनली इफ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मीडियम था है ना, जो लेंस के बाहर का मीडियम था वो डिफरेंट था जिस वजह से बेंडिंग हो रही थी। अगर बाहरी मीडियम जो है वो भी सेम मटेरियल का होता तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी बेंडिंग नहीं होती। इसके अलावा बच्चों ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इस पेपर को जलता हुआ देखिए दिखाया गया है ना, और किस तरीके से इसे जलाया जा रहा है, इसे जलाया जा रहा है आइस की मदद से। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अ फायर इज बीइंग स्टार्टेड
बाय फोकसिंग सनलाइट, है ना, जो सन से जो रेज आ रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, तो उनको फोकस करवाया जा रहा है ना। तो अ फायर इज बीइंग स्टार्टेड बाय फोकसिंग सनलाइट ऑनटू न्यूज़पेपर by means of a converging lens made of a clear ice. The lens was made by melting both sides of a flat piece of ice into a convex shape in the shallow vessel, है ना, एक ऐसा वेसल जिसका बॉटम जो है वो कर्व्ड रहे। तो यहाँ पर वो आपको वेसल भी दिखाई दे रहा है ना, जिसमें रख करके इसे क्या करा गया, इससे बनाया गया, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बर्फ की मदद से आग को पैदा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला और उसके बाद हम लोग डेराइव करेंगे लेंस फॉर्मूला। आपको याद होगा हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला निकाला था जो कि था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो उसी तरीके से एक और सिमिलर फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे जिसको कहेंगे लेंस फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करा गया है और इस कॉन्वेक्स लेंस को बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो कन्वर्जिंग या फिर कन्वेक्स लेंस का यूज करा है, उसमें आप देखिए कि ये रहा ऑब्जेक्ट, उससे सबसे पहले एक रे गई, है ना। अब ये जो रे गई ये जी पॉइंट पर हिट करी और अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। अब नॉर्मल अगर देखा जाए तो चलिए नॉर्मल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर नॉर्मल दिखा दिया इस ब्लू कलर के डैश्ड लाइन से। और मैंने कैसे बनाया ये, तो आप देखिए कि यहाँ पर C1 जो है ना, C1 क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंटर ऑफ दिस स्फेयर, है ना। जिस स्फेयर का ये जो पोर्शन है, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो जिस स्फेयर का पोर्शन है उसका सेंटर C1 है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि C1G जो है वो बेसिकली नॉर्मल बता रही है ना इस पॉइंट पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बना दिया जो कि थोड़ा सा कम दिखाया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो रे है ना, जैसे जो ओजी रे थी वो थोड़ा सा बेंड करी टुवर्ड्स द नॉर्मल और उसके बाद वो कहाँ पर हिट कर रही है, अगले सरफेस को एच पर हिट कर रही है। ठीक है, तो अब सोचिए अगर कोई ऑब्जर्वर जो है ना, अगर कोई ऑब्जर्वर जो है वो लेंस के अंदर हो तो उसे क्या लगेगा कि ये जो रे है वो कहाँ से आ रही है, उसे लगेगा कि रे जो है वो O से नहीं बल्कि O1 से आ रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट O पर नहीं है बल्कि O1 पर है और O1 से जो रेज आ रही है ना, उसे ये क्या करेगा, उसके साथ देखिए जब ये रे आएगी, है ना, तो अब ये ग्लास से एयर में जाना चाह रही है। ठीक है, अब जो ये रे है वो जाना चाह रही है ग्लास से एयर में, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार बेंडिंग कैसी होगी, इस बार जो बेंडिंग होगी वो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने रेड डैश्ड लाइन से शो करा है नॉर्मल एट दिस पॉइंट H, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो C2 है वो क्या है, वो सेंटर है उस स्फेयर का जिस स्फेयर का ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो पार्ट है। ठीक है, तो C2H जो है बेसिकली ये नॉर्मल को डिनोट कर रहा है और हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये बिहेव करेगा एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ऑब्वियस है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि रे जो जा रही है वो जा रही है ग्लास से एयर में, है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, रे जो है वो बेंड कर गई और उसकी इमेज जो है फाइनली वो यहाँ पर बन रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, उसके बाद पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट इमेज जो है हम लोग कह सकते हैं वो बनी O1 पर, है ना। ये एक वर्चुअल इमेज है जो O1 पर बन रही है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर फिर से यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक बार और बेंडिंग हुई और जिस वजह से फाइनल इमेज जो है वो I पर बन रही है। तो जो फाइनल इमेज है वो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बन रही है ना। एक रे को जो बिल्कुल सीधी भेज दिया गया, है ना, जो बिल्कुल सीधी चली गई क्योंकि वो कहाँ से पास कर रही है, वो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अनडिविएटेड चली गई और हम लोग देख पा रहे हैं कि वो मीट कर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पर, और जिसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में बच्चों एक प्रश्न आ सकता है कि ये जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही थी वो डेविएट क्यों नहीं करी। तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि प्रिज्म का जो ये वाला हिस्सा
है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, और एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी थिकनेस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वो नेग्लिजिबल ही है ना। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अगर लेटरल शिफ्ट आएगा भी तो वो नेग्लिजिबल ही होगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रे है वो ऑलमोस्ट अनडिविएटेड चली जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऊपर है, और पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रही, और इससे रिफ्रैक्शन होगा, और जिसकी बदौलत है ना जो पहली इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से, और वो कहाँ पर बनेगी, ओ के लेफ्ट में, मतलब ये O1 जो है वो पहली इमेज है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये मैंने स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिख दिया है ना। अब इस फॉर्मूले में चीजों को भरते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकंड मीडियम यहाँ पर μ2 ही है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ μ2 अपॉन, अब v जो है ना, जो इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट को मैं लेटर से v1 कह दे रहा हूँ। तो v1 क्या है, जो इमेज बन रही है ना, ये जो O1 है उसका कोऑर्डिनेट है ये। तो μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट की लोकेशन है ना, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसे u कह देता हूं मैं, इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रही, तो इसके रेडियस को आई शुड कॉल R1 है ना। तो मैं यहाँ पर R1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए केयरफुल रहना है आपको, यहाँ पर V1 ये क्या है, V1 जो है वो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट किसका है, ऑफ O1, और यहाँ पर R1 क्या है, R1 जो है वो है x कोऑर्डिनेट, किसका x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ C1 है ना। मतलब कि जो सेंटर है पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का है ना, जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है C1। तो यहाँ पर R1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ C1। ठीक है, तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सेकेंड रिफ्रैक्शन की है ना। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि H पर जब ये लाइट रे हिट करी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रे आ रही थी वो इस बार किस मीडियम से आ रही थी, वो इस बार μ2 मीडियम से आ रही थी और μ1 मीडियम में जा रही है ना। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, बस इसमें डेटा को अच्छे से भरना है हमारे को। तो हम लोग इस बार क्या लिख सकते हैं, μ2 के बदले आ जाएगा μ1 अपॉन, इस बार जो फाइनल इमेज है उसके कोऑर्डिनेट को v बोल देते हैं है ना, जो यहाँ पर I से रिप्रेजेंट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट को क्या बोल दे रहे हैं, v बोल दे रहे हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, आपको याद होगा फॉर्मूला था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u है ना। तो μ1 है ना, μ1 का रोल कौन प्ले करेगा, इस बार μ2 करेगा, अपॉन इस बार u का रोल कौन प्ले कर रहा है, v1 प्ले कर रहा है, क्योंकि सेकंड इंटरफेस के लिए है ना, जो सेकंड इंटरफेस है उसको क्या लग रहा है कि रे कहां से आ रही है, O1 से आ रही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में होता था μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे μ1 माइनस μ2 अपॉन, और r के बदले क्या लिख देंगे R2 है ना। R2 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ C2 है ना, मतलब कि जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका जो है ना, वो जिस स्फीयर का हिस्सा है उसका सेंटर जो है ना वो ये रहा C2, तो C2 का x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे को क्या बता रहा है, R2 बता रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जो पहली इक्वेशन हम लोगों ने हासिल करी थी वो कौन सी थी, वो इक्वेशन देखिए यहाँ पर है ना, इसे मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली ऐड कर दे रहा हूँ तो μ2 अपॉन v1 वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। तो देखिए बच्चों पहले दोनों इक्वेशंस को है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि क्या होगा, μ2 अपॉन v1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बच गया है ना। तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों LHS में लेफ्ट हैंड साइड में μ1 को कॉमन लिया जा सकता है
तो ये क्या बन जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू वन को कॉमन लेकर के उसे राइट हैंड साइड में डेनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन आर टू, है ना। तो देखते हैं ये किस में कन्वर्ट हो पा रहा है। ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन आर वन माइनस 1/r1 प्लस ये अगला टर्म बन जाएगा 1/r2 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन आर टू। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन को अगर मैं कॉमन ले लूं, है ना, और सबसे पहले देखिए अगर मैं इसे और इस वाले टर्म को देखूं, है ना, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और फिर जो बचे हुए टर्म्स है उनको देखूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं -1 और क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, और ये किसके बराबर आया 1/v माइनस 1/u के, है ना। तो ये देखिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो तो एक कांस्टेंट हो गया, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंस के लिए R1 और R2 फिक्स है, और म्यू टू और म्यू वन जो है वो क्या है, म्यू टू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है जो कि फिक्स्ड है, और उसके बाहर के मीडियम को भी हमने फिक्स मान रखा है म्यू वन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेंस के लिए जैसे एक मीडियम में रखा गया है उसके लिए RHS जो है वो तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें जैसे कि u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, तो ये अलग अलग हम लोग जैसे जैसे u को अलग अलग रखेंगे तो उसके हिसाब से v अलग अलग आएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना 1/v माइनस 1/u का, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब u चाहे कुछ भी हो, है ना, v ऐसा आएगा सच दैट की जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कि मैंने u को इन्फिनिटी ले लिया है ना, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है पैरेलल रेज आ रही है, तो उसके लिए हमें पता है कि अगर मैं u को लूंगा इन्फिनिटी तो v ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, v आ जाता है f, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, सिंपली 1/f आ जा रही है, क्योंकि 1/infinity तो 0 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, और वो क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन होल मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए बच्चों, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास उसमें इस पोर्शन को, है ना, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है ना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वाले पोर्शन को हम लोग सिंपली नाम देते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या फर्क है, मिरर फॉर्मूला में आता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला में क्या आ रहा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अलावा बच्चों आपको एक और चीज पे ध्यान देना है, वो ये है कि यहाँ पर म्यू टू क्या है, म्यू टू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, और म्यू वन क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ही सरफेस का, है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे को पता है कि जो R1 और R2 ये हम लोग भरते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ C1 एंड C2। तो जो पहली सरफेस है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि साइन कन्वेंशन जो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वो एज इट इज वैसा ही यूज करते हैं जैसा हम लोगों ने अभी स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज करा था, है ना। तो जैसे रेज मान लीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, तो हम लोग इसे इस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानते हुए इसके राइट के पोर्शन पे, है ना, राइट के पोर्शन को हम लोग क्या मानेंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है
और ओरिजिन के लेफ्ट के पोर्शन को हम लोग बोल देंगे कि वहां का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि पहली सरफेस का सेंटर ओरिजिन के राइट पे लाई कर रहा है तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा पॉजिटिव, और जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर जो है ना, वो लेफ्ट में लाई कर रहा है ओरिजिन के, तो R2 जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा सवाल में दिया है μ2 जो है वो क्या होता है, लेंस का, है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो μ2 जो है वो 1.5 है, मतलब 3/2 है, और μ1 जो है वो 1 है क्योंकि बाहर तो एयर है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1/r1 है ना, 1/r1, r1 देखिए पॉजिटिव है तो r1 को हम लोग ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/20 माइनस, अब R2 को माइनस में लेना पड़ेगा तो इसे लिख देंगे 1/-20, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 इज हाफ, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/20 प्लस 1/20 मतलब कि हो जाएगा 2/20। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/20। तो यहाँ से देखिए f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, है ना। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ आया है ना, जो फोकल लेंथ आया इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का, वो क्या आ रहा है +20 सेंटीमीटर, है ना। और पॉजिटिव आना भी चाहिए था क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर रेज जो है वो इस तरीके से आ रही है ना, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियस है कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो उसे कन्वर्ज कराएगा ही कराएगा। और बच्चों जैसा कि रिजल्ट आया है, रिजल्ट को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इमेज है ना, वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि C1 पर बनेगी। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो पूरे तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे लेंसेज के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।